यहाँ रख दो, मैंने मंगवाई थी। तुम अपने केबिन में जाकर क्यों नहीं बैठती मिताली? कौन सा केबिन? इतनी जिद मत करो बेटी। जिद करना मेरी फितरत नहीं है काले काका। और वैसे भी मेरे पापा ने मुझे कहा था कि बच्चे माँ बाप के सामने इज्जत कर सकते हैं लेकिन अपना हक नहीं मांग सकते, और इसीलिए मैं पापा के केबिन में जाकर नहीं बैठ रही। अब क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं, राइफल क्लब जाऊंगी, 2 घंटे टारगेट शूटिंग करूंगी, घर जाऊंगी, कुछ पढ़ूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, सो जाऊंगी। और कल, परसों, नरसों? प्लीज पारिक अंकल, मेरी जिंदगी के नक्शे के बारे में आप मुझसे मत पूछिए। मेरे सामने एक नक्शा था, उसके मुताबिक मैं चल रही थी। रास्ते में मोड़ ले लिया और सब कुछ खत्म हो गया। एक दीवार के सामने आकर खड़ी हो गई। अब तो मेरे नक्शों पर से भी विश्वास उड़ गया है। नहीं मिताली, मिताली, तुम उनमें से हो जिनके कदमों के नक्श से नक्शे बनते हैं। तुम जितेंद्र भाई के नक्शे कदम पर बहुत चल ली, किंतु अब वक्त आ गया है, अपना रास्ता खुद बनाओ। लोग तुम्हारे पीछे चले। जितेंद्र भाई ने तुम्हें सिर्फ केबिन ही नहीं दिया है, जितेंद्र भाई ने भिवानी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बहुत निभा ली है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मिताली। और जानती हो तृष्णा, डॉक्टर पराशर ने साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे। कैन यू इमेजिन? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ श्रेया, पर डॉक्टर पराशर भी क्या करे? अगर क्लाइंट ने ही पैसे देने से इनकार कर दिया होगा। अरे क्या इनकार कर दिया? अगर वो चाहते तो क्लाइंट से मिलकर उसे समझा सकते थे। मेरी भी मजबूरी देखो, मैं क्लाइंट के सामने भी नहीं जा सकती। अब डोंट बी अ फूल। उनके सामने आना ना तुम्हारे हक में है ना उनके हक में। जानती हूँ मैं तृष्णा, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? टेल मी। मेरी बात मानो तो तुम डॉक्टर पराशर को कन्विंस करने की कोशिश करो, शायद वो तुम्हें समझ सके और तुम्हारी मदद कर पाए। मेरा तो जी करता है कि मैं डॉक्टर पराशर से कह दूं, जाके उस क्लाइंट से कह दे नहीं बनना है मुझे सरोगेट मदर। हे श्रेया, that could be a great idea. What idea? Just like
से बोलो कि अगर एडवांस ना मिले तो कोई और सरोगेट मदद करो। शायद तुम्हारा काम बन सकता है श्रेया। ये तुम क्या कह रही हो तृष्णा? ये सही होगा क्या? इंसानियत की नजर से ऐसे करना आई डोंट थिंक इट्स राइट। तुम्हें इंसानियत प्यारी है तुम्हारे पापा। बाय हुक और बाय क्रुक मैं डॉक्टर पराशर से ये पैसे निकाल के रहूंगी। प्लीज मेरे पापा के लिए प्रेयर करना। प्रशांत, क्या कर रहे हो? कहाँ से बोल रही हूँ? मतलब मोबाइल से बोल रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ? ऑफिस के बिल में डाल देना ना तुम। शिखा, शिखा ये लो बादाम पाक लो। एक मिनट में तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ ये लो, बहुत सारे मसाले डाले हैं इसमें। माँ जी, ये वही चीज है ना जो आपने रीमा के वक्त मुझे खिलाई थी? हाँ माँ जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर फायदा तो हुआ ना तुम्हें। क्या फायदा हुआ माँ जी? अब देखो, यूरोप में, यूएसए में, चाइना में, जापान में लोग क्या ये खाते हैं क्या? वहाँ की औरतें खाते, फिर भी उनकी डिलीवरी अच्छी होती है ना। तुम बहस बहुत करती हो। कितनी मेहनत करके मैंने बनाया है। हर रोज 2 टुकड़े खा लिया करो, कम से कम मेरा मन रखने के लिए। अच्छा ठीक है, आप शांताबाई से बोल देना खाते वक्त मुझे 2 टुकड़े दे दिया करे। पानी के साथ निगल जाऊंगी मैं। कोई जरूरत नहीं, मैं विनीता को दे दूंगी। अरे अरे, ऐसे कैसे दे देंगी? वो प्रेग्नेंट तक नहीं है और आप मेरे लिए चीज बनाई हो उसको दे रही है। तो क्या करूं? कचरे में डाल दूं? कितना घी मसाला डाला है इसमें। अब पता चला प्रशांत के दिल पर क्या गुजरती है। मैं तो खाऊंगी जो आपने मेरे लिए बनाया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मेरे और प्रशांत के दिल पर क्या गुजर रही है। लेकिन इस बात से प्रशांत को क्या लेना देना? क्यों? आपने प्रशांत को कंपनी चलाने तो दे दी, लेकिन उसके सिर पर मिताली दीदी को बिठा दिया। अब वो पापा के कैबिन में चाहे जितनी भी मेहनत करना चाहे, मिताली दीदी उसके साथ वही करेगी जो अभी मैंने आपके साथ किया। उसका काम तो पसंद नहीं है और किसी और को करने भी नहीं देगी वो। तुम्हें और प्रशांत को किसी बात का संतोष नहीं होता। चाहते क्या हो तुम लोग? निरंग, मिताली और रितेश तुम्हारी नौकरी करे? ये नहीं होगा। प्रशांत सीएमडी होगा तो उसके भाई बहन उससे भी ऊपर की कुर्सी पर बैठेंगे। प्रशांत को निरंग और मिताली की बात माननी होगी, कह देना उसे। ठीक है, लेकिन आप कम से कम मम्मी जी रितेश को इतना जरूर बता देना कि उसे प्रशांत की हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो बात कैसे भी क्यों ना हो। ओ पराग, तुम ऐसे मुंह पर हाथ रख कर क्यों बैठे हो? डांस कर रहा हूँ। देखा नहीं तुमने? तुम्हारी किताब है ना, ये लगी है मुझे। पढ़ मैं रही हूँ और किताब तुम्हें लगी। ऐसे ही होता है स्वीटहार्ट, जब पत्नी किताब पढ़ती है ना तो पति को लगता है। तुम कुछ हल्का फुल्का नहीं पढ़ सकती हो? न्यूज़पेपर जैसा। मोटी किताब पढ़ने से नॉलेज मिलता है। पता है, मेरी एक टीचर थी, वो हमेशा मोटी मोटी किताबें ही पढ़ती थी। नहीं प्रिया, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। पढ़ना वढ़ना क्यों करती हो तुम? क्योंकि सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। वो मेरी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं है। सब यही मानते हैं कि प्रिया को 2 नई ड्रेसेस दिला दो तो प्रिया खुश हो जाएगी, फिर उसे कुछ देने की जरूरत ही नहीं, ना दिल में ना ऑफिस में। प्रिया, ये तुम किसके बारे में फरियाद कर रही हो? तुम्हारे पापा के बारे में? सबके बारे में। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मिताली दीदी को पापा का कैबिन मिल गया और प्रशांत भैया को एक शिप मिली। ये शिप नहीं, चेयरमैनशिप कहा था ना? सेम डिफरेंस। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। प्रिया, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं हूं ना,
तुम मुझे कहो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं ला के दूंगा। हाँ, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। तकलीफ तो सबको सहन करनी पड़ती है पराग। बिना तकलीफ के इस दुनिया में कभी कुछ नहीं मिलता है। ये इस किताब में लिखा हुआ है? ये तो मुझे मम्मी ने बताया, मगर शिखा भाभी कह रही थी कि मिताली दीदी को जैसे कैबिन मिला है वैसे मुझे भी मिलना चाहिए। तो मैंने ये बात जाकर मम्मी को बताई, तो मम्मी कहने लगी इसके लिए मिताली दीदी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं भी ऐसी तकलीफ उठाऊंगी और मेहनत करूंगी तो मुझे भी वो सब कुछ मिलेगा जो मिताली दीदी को मिला है। ऐसा शिखा भाभी ने कहा था? ये तो मैंने ही डिसाइड किया। मैं भी बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगी और ऑफिस में जाकर कुछ काम करूंगी। गुड आइडिया। आज जैसे तुम्हारी किताब मुझे लगी है, कल तुम ऑफिस जाके काम करोगी तो वहां पर उन लोगों को लगेगी। वैसे इस किताब का नाम क्या है? वो तो मुझे पता नहीं। हाँ, मगर मैं पढ़कर बता सकती हूँ। ला 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 ला। ये बाल है या चिड़ियों का घोंसला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो इसी बहाने तुम्हें मुझे देखने की फुर्सत तो मिल गई। अंधा नहीं हूं मैं, बिजी रहता हूं इसलिए। हाँ, बिजी रहकर कौन सा झंडा गाड़ दिया है तुमने? हाँ, चेयरमैन बनने के बाद भी कुर्सी मिताली दीदी को ही गई है। तो क्या करूं मैं? चेयरमैन बनने से इनकार कर दूं? अच्छा, कुछ बोल भी तो सकते हो ना तुम। तुम्हें पता है जब तुमने बोला ना तब जाके तुम्हें चेयरमैन बनाया गया, वरना तो इतनी देर चुप ही बैठे थे तुम। शिखा, एक आदमी थका हारा ऑफिस से घर आता है, वो अपनी पत्नी से क्या उम्मीद रखता है पता है तुम्हें? उम्मीद यही सारे दुखों का कारण होता है। उससे तो बात करना ही बेकार है। उससे अच्छा है इस दीवार पर सर पटकूं मैं। खबरदार, खबरदार, खबरदार! तुमने मेरी बेडरूम की दीवार खराब की तो सिर ही पटकना है ना? हॉल में जाओ, बहुत सारी दीवार है, जाके सिर पटको अपना। सारा पारेख अंकल का किया करा है। तोरी दीदी तो नहीं चाहती थी कि पापा की कुर्सी पे बैठे, और एक अंकल ने समझाया उसे। ओह प्रशांत, तुम तो अब चेयरमैन बन गए हो ना, तो तुम पारेख अंकल को नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? आई बाबा आई। अब सब कुछ तुम ही करते रहोगे क्या? मक्खन लगाने का काम सिर्फ मेरा है, समझे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ब्रेड पे मक्खन लगा रहा था। तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम लगाओगे ना तो सिर्फ ब्रेड पे लगाओगे, और अगर मैं लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा ब्रेड पे लगाऊंगी, थोड़ा सा तुम्हें लगाऊंगी। जी, क्या कर रही हो ये तुम? चलो पहुंचो इस। क्यों, तुम खुद नहीं कर सकते क्या? मेरी जुबान मेरे गाल तक नहीं पहुंच सकती, अब तुम्हें ही पहुंचना होगा। ठीक है, तो मैं ही इसे साफ कर देती हूँ। मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मक्खन खा नहीं सकती, सिर्फ लगा सकती हूँ। क्यों? आज तो बहुत कुछ रोमांटिक मूड में हो। क्योंकि हूँ हमारे वुमेन्स क्लब में ना एक मैरिज काउंसलर आई थी। उसने कहा कि अगर हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी को ज्यादा आसान करना है, ज्यादा झगड़े नहीं करने हैं, तो अपने पति के साथ रोमांस करो। प्यार है तो उसे दिखाओ, और अगर नहीं है तो मक्खन लगाओ। सिर्फ यही कहा तुम्हारे मैरिज काउंसलर ने, और कुछ नहीं कहा करने को? कहा कि भरोसा
भरोसा रखो और भरोसा दिलाओ, क्योंकि भरोसे की बुनियाद पे रिश्ते कायम होते हैं। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। सच? पारेख अंकल ने तुम्हारे एक्सीडेंट की तहकीकात के लिए डिटेक्टिव एजेंसी को कांटेक्ट किया है, पता है तुम्हें? जानता हूं, मम्मी क्या कह रही है। और उस डिटेक्टिव एजेंट ने मेरे लिए भी तहकीकात शुरू कर दी है। मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने कहा होगा। मुझे ऐसे भी लगा कि शायद मुझ पर तुम्हारा भरोसा उठ गया है। शादी के मंडप में ही मैंने पूनम मियां को अच्छी तरह से पहचान लिया था। जिस तरह से उसने बारात के स्वागत के वक्त मर्सिडीज मांगी थी, तभी मैं जान गई थी कि इस आदमी के इरादे कुछ गहरे हैं। लेकिन बाय द वे उस मर्सिडीज का हुआ क्या? राघव और प्रिया को तो मैंने नहीं देखा उसने। श्रीचंद जी ने उसे बेच दिया। पारेख अंकल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गाड़ी प्रिया के नाम पर होनी चाहिए। खैर ये पुराना मसला है। हमने उन्हें जो देना था वो दे दिया। उन्होंने उसे बेचा या फिर अचार डाला, हमें क्या? अचार तो वो हमारी इज्जत का बना रहे हैं आजकल। अरे अंकल, बाहर वो श्रीचंद पूनमिया हमारे बारे में क्या क्या कह रहा है वो तो पता है ना आपको? आज शाम तक उसकी दोस्ती बंद हो जाएगी। प्रिया के शादी के मंडप में ही मैंने पारेख अंकल से कहा था कि मुझे पूनम मियां के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बाजार जब लड़ाई का मैदान हो जाता है, तब जानकारी ही हथियार होती है। मगर तुमने किया क्या? पूनम मियां के मार्केट में जितने भी प्रॉमिसरी नोट्स थे, वो सारे नोट्स मैं खरीद चुकी हूँ। अगर उसने अपनी जबान बंद नहीं की, तो कल सुबह तक मैं उसका मकान दिखवा दूंगी। मुझे कुछ काम था। बोलो रितेश। नहीं दीदी, आपसे नहीं, दरअसल मुझे निरंग भैया से काम था। निरंग भैया, मैं आपकी केबिन में गया तो पता चला कि आप यहाँ हैं। मैं जानता हूँ रितेश, तुम प्रकाश चंद्र जी के बारे में पूछने आए हो, मगर अब तक हमें कोई सुराग नहीं मिला। देखो रितेश, बहुत लोग प्रकाश चंद्र जी को ढूंढने में लगे हुए हैं। जरूर कोई ना कोई उन्हें ढूंढेगा। लेकिन दीदी, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जान को खतरा बढ़ते जा रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यही तो कहने आया था मैं निरंग भैया से। निरंग भैया, जो आदमी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है, उसे क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए, अगर मिताली दीदी इस बात से दूर रहना चाहती तो ठीक है, कम से कम आप और पारेख अंकल तो। मैं उस एडवोकेट ऋषभ नाहर से नहीं मिलना चाहता। यदि वो इस ऑफिस में आया तो मैं 20 सालों पुरानी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा।